सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। आसिफ अली खान जरदारी ने नवाज शरीफ को फंसा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये जो इत्तेहाद है अपोजिशन का, इसकी कामयाबी और इसकी नाकामी दोनों का दारोमदार आपकी पाकिस्तान आमद पर है। कौमी सियासत के अंदर एक ऐसा भंवर आ गया है। बहुत अरसे खामोश रहने के बाद जरदारी साहब ने एक तुर्क का पत्ता फेंका है और मुस्लिम लीग नून को, जिसे कहते हैं कि यॉर्कर मार के बोल्ड कर दिया है। मियाँ साहब की तबीयत के बारे में नहीं बात हो रही, मियाँ साहब ने ऑपरेशंस करवाने, इस पे बात नहीं हो रही, उनके हार्ट की क्या सिचुएशन है इस पे बात नहीं हो रही, उनकी किडनी की क्या सिचुएशन है इस पे बात नहीं हो रही। मुझे लगता है कि आसिफ जरदारी में गुस्सा था, और गुस्सा ये था कि अगर उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, मियाँ साहब की, वो अपनी वालिदा की मैयत के साथ पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं लाए। वो रिवायात, वो तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी रही, बड़ी रिफ्ट वाली, जो अब ज़ाहिर है कोर्ट्स बनने जा रहे हैं, नैब कोर्ट्स बनने जा रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे मुकदमा जो मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपने दौर के अंदर रजिस्टर्ड करवाए थे, रेफरेंसेस बनवाए थे, और मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ और पीपल्स पार्टी ने नून के खिलाफ बनवाए। तो वो केसेस चलने हैं, 30 अदालतें बन रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं 120 अदालतें बननी चाहिए, 3 महीने के अंदर केसेस का फैसला होना चाहिए। अब अगर मियाँ साहब तशरीफ़ नहीं लाते हैं तो इसका मुस्तकबिल क्या होगा? अब 8 तारीख को कोई मीटिंग देखें लाहौर के अंदर, बड़ा जलसा देखें लाहौर के अंदर, होगा क्या? मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट से रिज़ाइन करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिज़ाइन क्यों करेगी? सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है, 12 साल से 13वां साल चल रहा है। वो नवाज शरीफ के लिए जरदारी साहब कुर्बानी देंगे। बड़े बड़े सवालात हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। और फिर ये भी ज़राए बता रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा कि आप मुस्लिम लीग नून जो है, उनके कायदीन जो हैं फ़ौज के ऊपर हमले करें, टारगेट करें जनरलों को। तो बहुत ही मुश्किल किस्म की चीज़ें। यहाँ पर एक और सूरत हाल है। वो सूरत हाल है कि कराची के अंदर एक बहुत बड़ा इजलास हुआ, जिस इकॉनमी से मुताल्लिक चीज़ें, कराची की ठीक करने से मुताल्लिक चीज़ें, मामला थे, जिसके ऊपर ठीक करने के लिए कल एक बहुत बड़ी बैठक हुई। उस बैठक के अंदर कोर कमांडर मौजूद थे, DGISI तशरीफ़ लाए, बहुत और ऑफिसर्स थे, CM के साथ मीटिंग हुई, फैसले हुए, बहुत लंबे लंबे फैसले हुए कि कराची के मामला को ठीक करने की ज़रूरत है। पंजाब में क्या होने जा रहा है उसका इशारा दे दिया है बोजदार साहब ने। लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे हैं। ये जो अपोजिशन एक पूरी कैंपेन चला रही है, उस कैंपेन को कोविड के जो एक टेंशन है, उस इन्वायरमेंट के अंदर क्या फैसले हो रहे हैं, वो फैसले भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की मईशत को संभालने वाला शहर कराची, जिससे मुताल्लिक 12-13 साल के अंदर लोगों के अंदर बहुत कोफ्त है, सड़कें टूटी हुई, नाले भरे हुए, कब्जे होते रहे, करप्शन, मिसमैनेजमेंट। उस पर बहुत ही क्लियर किस्म की पॉलिसी इमरान खान साहब की जानिब से भी आई। हमने देखा फौज के अंदर भी बहुत ही, यानी कि जनरल बाजवा बहुत क्लियरिटी के साथ, हमने देखा कोर कमांडर साहब बहुत क्लियरिटी के साथ, ISI के हेड कराची में फैसले क्या, नाले साफ होने हैं, कब्जे छुड़वाने हैं, सिंध हुकूमत की मदद करनी है, बहुत सारे कराची के मसले हैं। कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, आगे कैसे बढ़ना है। जफर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं कराची के मसलों पर, मुतमईन है, स्टार्ट अच्छा है। फौज, वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत सब एक प्लेटफॉर्म पर, ब्यूरोक्रेसी, सबका नाम लेके बता सकते हैं कि कौन कौन लोग मौजूद थे। स्टार्ट हो गया वो जो 1100 अरब रुपए वाला मामला था, शुरू हो रहा है। आप मुतमईन? लाजमी बात है। मैं तो एक छोटी सी बात करूंगा फैसल भाई, मैं आप अपने ऑफिस से यहाँ तक जो भी पहुँचा हूँ, मैंने जितना सफ़र किया है सिवाय शारे फैसल के मुझे सड़क कहीं नहीं मिली। शारे फैसल में तो है, शारे फैसल के अलावा मुझे सड़क कहीं नहीं मिली। तो जिस शहर के अंदर सड़कें ख़त्म हो चुकी हैं, सेवरेज का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, पानी का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, कोरोना के नाम पे इस वक्त कराची शहर में माफियाज का इतना बड़ा राज शुरू हो गया है कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तो वहाँ हम सिर्फ एक नाले के ऊपर खड़े होकर सोचते रहें वो बारिश आएगी 6 महीने बाद। सर पूरा शहर इस वक्त माफियाज का राज है। आप एक पॉजिटिव को तो पॉजिटिव लेना। हाँ सही है, मैं आपसे कह रहा हूं, कोर कमांडर का बैठना, DGISI का बैठना, GOC का बैठना और फौज के तर्जुमानों का बैठना और बैठ के उन लोगों से बात करना जिनकी 13 साल की परफॉर्मेंस मजेदार थी। फैसल भाई मैं यही तो कह रहा हूं कि सिर्फ एक मामले की आप बात कर रहे हैं कि अभी सिर्फ नाले पे बैठे हैं। इस शहर में कुछ भी नहीं बचा है, सड़कें कोई रिट ही नहीं है। कौन सी रिट? आप मेरे साथ चलिए, 8 बजे बंद होने शादी हॉल, आप मेरे साथ 9 बजे चलें, 9:30 बजे चलें, मैं दिखाता हूं खाने भी चल रहे हैं।
किस जगह चलेंगे? कौन सा होटल बंद है? कौन से चाय के होटल पे डिस्पोजेबल गिलास में चाय दी जा रही है? कौन सा कैफे वाला जो मिल्क शेक है वो डिस्पोजेबल में दे रहा है? कौन से रेस्टोरेंट में डिस्पोजेबल बर्तन यूज हो रहे हैं? कहीं नहीं यूज हो रहे। आप किस रिट को देखेंगे? कोई रिट नहीं बची है। यहां सिर्फ माफियाज का राज है। जो कल तक 1000 रुपए किसी से लेता था, आज 25,000 रुपए ले रहा है। 1000 के 25,000, 1000 के 25,000 हो गए। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपकी पार्टी ने जो वादा किया था कल उसकी झलक नजर आई। उम्मीद रखी जा सकती है कि हम वफाकी हुकूमत ने जो प्लान बनाया, असद उमर साहब की कल गुफ्तगू सुनी, हमने देखा कोर कमांडर साहब बैठे हैं, DGISI बैठे हैं, GOC कराची बैठे हैं, CM साहब और वुज़रा, ब्यूरोक्रेसी सब बैठे हैं। आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है कराची के हवाले से, नकवी साहब, उसका एग्जीक्यूशन का टाइम शुरू हो गया उस प्लान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फैसल, पहली चीज तो हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि जब भी आप मसाइल का हल की तलाश करते हैं तो कोई सिरा तो पकड़ना पड़ता है। जी हाँ, सही बात है। सिरा पकड़ा गया। वो सिरा के लिए ये कहा गया कि कराची की जो अहम तरीन चीजें हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाए। हमसे पूछा गया, हमने कहा कि कराची का सबसे अहम मसला जो हमारी नजर है वो पानी है। पानी है, K4। दूसरा अहम मसला इस शहर की सफाई है। सफाई। तीसरा इस शहर की मास ट्रांजिट है। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर नजर से हट गया। लेकिन प्रायोरिटी में तीन बड़े मसले हैं। नकवी साहब, मैं आपको चंद लम्हों के लिए रोक रहा हूं। मैं वापस चलता हूं फिरदौस शमीम नकवी साहब के पास। उन्होंने बहुत अहम 3 पॉइंट बताए। नकवी साहब, 3 पॉइंट तो आपने बहुत जबरदस्त बता दिए हैं कि पानी सबसे बड़ा मसला है, पानी सबसे, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा मसला है, लॉ एंड ऑर्डर आप कहते हैं कि वो प्रायोरिटी में है, लेकिन जाहिर है पीछे और कौन से आप मसाइल आप समझते हैं PTI की गवर्नमेंट जो इस वक्त? जी सर। देखिए, ये था इंफ्रास्ट्रक्चर, और इससे ज्यादा अहम चीज जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस है कि इस शहर की बर्बादी के पीछे सबसे ज्यादा मुहर्रिकात कौन से हैं। जी सर। इस शहर की बर्बादी में सबसे बड़े मुहर्रिकात ये हैं कि जो लोकल बॉडीज का निज़ाम है वो इतना शदीद तरीन बदतरीन निज़ाम दिया है 2013 में कि इसने तमाम इलाकों को, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो, वो तबाह कर दिया है। इस हुकूमत ने 2007 में लास्ट PFC दिया, जिसकी वजह से जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंस है वो बहुत ज्यादा मुतासर हुई है। ये अहम चीज है कि नया लोकल बॉडीज का बिल, जिसका एक मसवदा हमने पेश किया हुआ है, एक MQM ने किया हुआ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध ने पिछले 4-5 माह से कह रहे हैं कि हम नया मसवदा ला रहे हैं, और वो उसको डिस्कशन में भी लोकल गवर्नमेंट की हुकूमत, जिसके इमरान खान भी जिसकी बात कर रहे हैं, आप वो मसवदा ला रहे हैं, MQM भी ला रही है, पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है। हम तो दे चुके, आप दे चुके हैं। मैं रेहान हाशमी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। नकवी साहब, चंद लम्हों में आपके पास वापस आता हूं। हाशमी साहब, कल का इजलास किस नजर से देखते हैं, और उसमें आपके नुमाइंदे वफाकी वजीर IT वो मौजूद क्यों नहीं थे? क्यों आखिर अमीनुल हक साहब उसमें मौजूद नहीं थे, नजर नहीं आए, फुटेज के अंदर नजर नहीं आए, और उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं। MQM क्या, इससे जो सिनेरियो है, जो कमेटी बनी थी वफाकी वज़रा जिसके अंदर हैं 3, उसमें एतमाद में नहीं है, अलग है। जो फैसले कराची में कल हुए, कराची से मुताल्लिक हुए, आपको एतमाद में लिया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बेहतर जवाब तो कि अगर वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था MQM का नुमाइंदा, तो बेहतर जवाब तो मेरा ख्याल है हुकूमत देगी। लेकिन जहाँ तक हमारी मालूमात है वो ये कि मुतवातिर कोऑर्डिनेशन डेवलप है। कुछ चीज़ों में हमारी रिजर्वेशन ज़रूर हैं उसमें, और वो रिजर्वेशन हम प्राइम मिनिस्टर को पेश भी करते रहे हैं गाये बगाए। वो चाहे कराची पैकेज का रिफ्लेक्ट ना होना हो या उसमें तात्तुल हो, हालांकि उसमें बहुत सारी मल्टीपल रीजंस हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस है, कोविड का मामला है, और दीगर चीज़ें हैं जिसकी वजह से बेल आउट पैकेज भी लिया गया। तो वो उन मल्टीपल मामलात के बावजूद भी हमारी जो कोऑर्डिनेशन है वो डेवलप है। देखिए, कराची के जो कोर इश्यूज हैं वो तवातुर से MQM खास तौर पर वो सहती हुई आ रही है। और बिल्कुल नकवी साहब ने दुरुस्त कहा कि एक ऐसा निज़ाम, आप कुछ नहीं करते,
आप कम से कम केपी के जैसा ही निजाम लाने की कोशिश कर लेते। आपके पास एक आप मुशर्रफ का निजाम नहीं लाना चाहते थे, उस निजाम को फॉलो करने की कोशिश कर लेते, जिसमें आर्टिकल 140 ए जो कि वाज़ेह तौर पे कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स को डिवॉल्व किया जाए निचली सतह तक। फिर आपने एनएफसी के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग का जो इनेकाद करना था वो नहीं की, वो प्रोविजनल बुनियादों पर हाशिम चला आ साहब, रहा है। मेरी दरखास्त है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब बताना शुरू करती है तो मसले इतने सारे बताती है, हम परेशान हो जाते हैं, आम आदमी परेशान हो जाता है। कल एक इजलास हुआ, कोर कमांडर उसमें मौजूद थे, सीएम साहब की सदारत में हुआ, DGISI मौजूद थे, GOC कराची मौजूद थे, सारे तकरीबन अहम सेक्रेटरी, वुज़रा, ब्यूरोक्रेट सब मौजूद थे। इस इजलास से आपको क्या हासिल हुआ? कुछ 2-3 पॉइंट अगर बताना चाहें तो। देखें, मेरे पास सरेदस्त वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसकी वजह से जिसकी बुनियाद पर मैं ये बात कर सकूं, लेकिन हमारे जो कोर पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन ज़रूर होती रही, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर PTI और जो नुमाइंदगान उसमें शरीक थे वो उस इजलास में होने वाली पेशरफ्त और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से दिए जाने वाले तमाम पॉइंट्स को अगर उसको डिस्कस किया गया है तो उसको मंजर आम पे लाएंगे और यकीनन प्रेस मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, जिम्मेदारी भी बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया। अब एक बहुत बड़ा मसला जो है ना, जैसे समाजी रहनुमा जफर अब्बास साहब ने बताया, वफाक में जो हुकूमत है, हम उनके जो अपोजिशन लीडर हैं फिरदौस शमी नकवी साहब, उनका आपने पॉइंट सुना, बहुत अच्छे अंदाज में बताया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुझे लगता है गेम से थोड़ा सा आउट हो गई है, साइड पर है, उन्होंने भी खैर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, रेहान हाशमी। लेकिन सबसे बड़ा कराची का मसला बिजनेस कम्युनिटी का है। 26,000 सनतें हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सड़कें कंटेनर गिर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं हो रही है। एक तरफ पंजाब के अंदर धड़ाधड़ फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर के अंदर एक्सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट का सपोर्ट हासिल है, कराची में नहीं है, कराची में नहीं है। जो मुजाहरा करने वाले टॉप लीडर में से थे, एक मेरे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद है जुबैर मोतीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई, कल का इजलास, क्या उम्मीदें हैं आपको? कराची के अंदर चीजें बेहतर होने जा रही हैं? देखिए, ये कोई सुलेमानी टोपी पहन के कोई काम कर रहे हो तो मुझे पता नहीं है। वैसे तो कहीं कराची में कोई मुझे डेवलपमेंट के काम की कोई सूरत नजर नहीं आती। हाँ, असद उमर साहब बातें कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बात करते हैं कि हम फेडरल गवर्नमेंट के लेवल से उसको हम ठीक करेंगे, हम ये करेंगे। हमें जो हमको चीजें चाहिए वो हमको नहीं मिल रही। कराची में इंडस्ट्रियल एरियाज का तो हाल वो है जो मैं समझता हूँ, मोहनजोदड़ो भी मैं गया हूँ, जो है ना साइट कराची का कम से कम मैं जांच चलाता हूँ, रोज जाता हूँ, उसका हाल, और बाकी इंडस्ट्रियल एरिया का भी यही हाल है। और वहाँ सबू वाली की इंतहा इससे ज्यादा कोई खराब हो नहीं सकता। ना सीवरेज है, ना रोड है, ना पानी है, तीनों चीजें नापैद हैं जो कि सिविक इम्यूनिटी हो, तो सिविक सप्लाई जिसको कहते हैं वो हमें नहीं मिल रही और हम उसके लिए बहुत परेशान हैं। हमने हर जगह ये सीएम साहब ने जो हमारा हाथ पकड़ा है, और ये जो मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि हमको आप 1 बिलियन रुपए देंगे ये जो है ये सड़कें बनाने के लिए, जिसकी अभी कमेटी बननी बाकी है, जिसको हमने उसमें से पहला चंक उन्होंने कहा था कि 441 देंगे, वो भी है। तो हालत इंतहाई खराब है, सिविक कम्युनिटीज अवेलेबल नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट जो है ना उसको हमारे पे आना चाहिए। यहाँ जो है ना कराची के अंदर जो इस बारिशों ने जो हल किया है कराची का, कोई एक सड़क सिवाय शाहरा फैसल के आप मुझे दिखा दें जो कि मोपरेबल हो, जीपेबल है रोड। मैं जुबैर भाई आपके पास वापस आता हूँ। बात यहां से शुरू की थी, कराची का क्या हो रहा है, तो बताया जफर भाई ने कि सिवाय शाहरा फैसल के, और सारा कराची, सारा पाकिस्तान एग्री भी करेगा, शाहरा फैसल को ठीक रखते हैं, एयरपोर्ट से निकलते हैं, शाहरा फैसल इस्तेमाल करते हैं, सीधे सीएम हाउस में, सीधे गवर्नर हाउस में, सीधे स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर जो हुक्मरान है सीधे 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 पहुंच जाते हैं। मैं जफर भाई आपके पास आने से पहले निसार खोड़ो साहब हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, वजीर भी हैं, उनका लेता हूं। खोड़ो साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक बहुत अहम इजलास कराची में हुआ। कराची के इस वक्त 4 इंपॉर्टेंट लोग मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, मैं उनका तारुफ करवा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो गेस्ट कौन कौन है। जफर अब्बास साहब बैठे हैं, समाजी रहनुमा है, अपोजिशन लीडर फिरदौस शमी नकवी साहब इस वक्त मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक MNA और नाजिम रेहान हाशमी साहब हैं, जुबैर मोतीवाला जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मौजूद हैं, और सबको ये शिकवा है कि कराची के मसले हल नहीं हुए। कल एक बड़ा इजलास हुआ, कोर कमांडर मौजूद थे, DGISI मौजूद थे, GOC मौजूद थे, CM साहब, बहुत सारे वज़रा, सेक्रेटरीज। क्या तय हुआ? नाले साफ करने, कराची के रोड बनेंगे, पानी, बहुत सारी चीजें। क्या फैसला हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में? सर माफ कीजिएगा, ये कोई पहली मीटिंग नहीं है इस पॉलिटिक्स कमेटी की। ये बनी थी, बेसिक उसका कॉन्सेप्ट ये था कि वफाकी फंडिंग से जो अगर यहाँ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं
उनकी मॉनिटरिंग की जाए और उनको तेज किया जाए और पूरा किया जाए। जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, अब प्रोजेक्ट्स में कराची के लिए K4 भी है, KCR भी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी है, नाले भी हैं, शहर की सहूलतों के बारे में, जिसमें अगर वफाकी फंडिंग की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, अगर उनकी डायरेक्ट फंडिंग है, क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो सिंध ने अपने तौर पे भी शुरू किए हुए थे, लेकिन उसमें क्योंकि फॉरेन इसमें फेडरल कंपोनेंट होता है तो फिर उसको वो कहा जाता है कि जी फेडरल भी है। हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ है, ये तो पूछना चाहिए कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो इंट्रीग मारी है जिन्होंने, असद उमर साहब या जो भी हैं, एनक्यूएम से, पीटीआई से, जो भी है, वैसे पूछना तो उनसे चाहिए कि इनको कितने टाइम हुआ है काम करते वक्त और उन्होंने फंडिंग को कितना तेज किया है। जो प्रोजेक्ट्स पूरे होते हैं वो फंडिंग से पूरे होते हैं। अगर फंडिंग कम होगी तो प्रोजेक्ट की स्पीड भी कम हो जाएगी। तो वैसे तो उनसे पूछना चाहिए कि वो 11 पता नहीं कितने 11,000 अरब थे, 1100 अरब रुपए थे, या पता नहीं क्या थी, जो भी था, उसमें से हुई कितनी है सप्लाई, उसकी जो कुछ किया है वो मिला कितना है कराची को, क्योंकि हम तो पहले इंतजार करे थे उन 165 बिलियन का कि वो आएंगे और कराची नया हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी कराची की। पैसे आएंगे तो पैसे से काम होगा। एक सेकंड में फिर ये कमेटी भी आ गई कि जी मॉनिटर किया जाए। सिंध हुकूमत के लिए शक के गुमान पैदा कर दिया गया कि सिंध हुकूमत अपने शौक से काम नहीं करती, इसके 3 वज़रा आएंगे तो वो फंडिंग जो वफाक से होती है वो थोड़ी सी तेज हो जाएगी। तो पहले तो उनसे पूछना चाहिए कि जी उन्होंने तेजी दिखाई कितनी है। बाकी सिर्फ ये बातें हैं कि ये करना है, ये करना है और ये करना है, ये तो खैर काफी देर से सुन रहे थे हम। अब तो अभी जो नई फंडिंग है उसके बारे में आपके पास अपडेट नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, अगर पैसे नहीं आएंगे तो प्रोजेक्ट कैसे चलेंगे, लेकिन पैसे बहुत सारे इस्तेमाल भी तो 12 साल में तकरीबन 11,000 अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल किए हैं सिंध असेंबली में बजट के थ्रू। उसकी भी तो मुझसे करें या किसी और से? नहीं सर, आपने चूंकि बात ही ऐसी छेड़ी है कि पैसे आएंगे तो आगे मैंने बात छेड़ी है तो फिर मुझे पूरा करने दें। जी जी सर प्लीज पूरा करें। मैं तो पिछले पैसों का भी मैंने कहा कि मैं अब मिला के बात गुजारिश ये कर लूं, हमें तो ताना मारा जाता है 12 साल का, लेकिन पाकिस्तान की 70 साल जिंदगी के लिए कुछ बोलेंगे आप? जो 70 साल से पाकिस्तान बना हुआ है, जिसमें पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाना चाहिए था कि अब पाकिस्तान को और कुछ करने की जरूरत न रहती, जिसमें इतनी सारी मजबूत हुकूमतें 2 साल 10 साल पूछने वाला कोई नहीं उनसे। सर अभी मैं अपनी चीज पूछूंगा, मुझे पानी नहीं मिल रहा है, सड़क नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। आप भागे नहीं ना, आप इधर उधर ना करें ना, मेरी बात सुनने पहले। थोड़ा साहब अभी देखें, नहीं आप मेरी बात सुन ले। मैं सेमिनार वाली गुफ्तगू करूंगा तो लोग बोर हो जाएंगे। मैंने तो बात ये पूछनी, कल एक इजलास कल हुआ सर, मैंने सवाल आपने किया है। सर मेरे साथ एमक्यूएम की नुमाइंदगी भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी, और एक आम शहरी जो हर वक्त हर मसले के अंदर ग्राउंड पे आके खड़ा हो जाता है, कहता है मैं लेकर आता हूं। आप सेमिनार से मुखातिब हो रहे हैं। सर मेरी गुजारिश सिंपल सी है, आप सवाल करें, सेमिनार ना करें। मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं सेमिनार नहीं कर रहा। कमेंट भी ना करें ना, आप लोगों को कमेंट करने दें। आप क्यों कमेंट कर रहे हैं? मैं इस शहर के अंदर रहता हूं, मैं कमेंट क्यों नहीं करूंगा कि मैं आपके बयानात सुनते रहूंगा। जफर अब्बास साहब आप क्या देखते हैं? मैं आपकी तरफ आता हूं शमीम भाई, मैं जफर अब्बास साहब से जरा कमेंट ले लूं। हम जो सारी सूरत हाल देख रहे हैं, कल का इजलास और बात जो खोड़ा साहब भी कह रहे हैं 70 साल की बात करनी चाहिए, ये 10-11 साल की बात क्यों? लोग इसी चक्कर में लगे रहे हैं आपके ख्याल में, या 70 साल वाले फार्मूले पे जाएं? देखिए लोगों की इस वक्त ये पोजीशन है, कोरोना का मरीज ठेले पे केले बेच रहा है, ठीक है सर। 70% स्लम एरियाज, जो अच्छे एरियाज हैं उसमें भी सड़कें देखने को नहीं मिल रही, पानी का फुकदान है। अगर रिट की बात हो रही है, मैं आपसे फिर चैलेंज कर रहा हूँ, आप चलिए कोरोना का टेस्ट आज पूरे कराची में करना शुरू कीजिए, आप दंग रह जाएंगे। देखिए जो मर रहा है उसको दफना दिया जाता है क्योंकि वो गरीब है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता भाई। वो 3,000 रुपए, 5,000 रुपए, 7,000 रुपए मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं शहर में, वो उस तक पहुंच ही नहीं रहे थे। जो भी फंड थे कोरोना के वो कहां जा रहे हैं, जब लोग सरकारी उन जगहों तक पहुंच ही नहीं पा रहे कि भाई जहां से कोरोना का टेस्ट होना था। मैं तो फिर एक बात करूंगा, इस शहर को जिस मनसूबाबंदी के तहत तबाह बर्बाद किया गया है उसकी मिसाल नहीं मिलती तारीख में। खोड़ो साहब की जो बात है, मैं शमीम नकवी साहब से जवाब ले लेता हूँ। नकवी साहब, खोड़ो साहब कह रहे हैं 70 साल का बात करें, हमारे 12-13 साल की बात क्यों कर रहे हैं? 70 साल में पाकिस्तान पता नहीं कहां पहुंचना चाहिए था।
हम बात कर रहे हैं पानी नहीं है, हम बात कर रहे हैं सड़क नहीं है, हम बात कर रहे हैं कचरा। मैं जवाब जी दे देता हूँ आपको। जी देखिए, पहली चीज, जी एक शख्स जो अपने आप को वजीर कहता है, उसको ये भी नहीं पता कि कराची का पैकेज में कितने पैसे हैं। 1100 करोड़ हैं, 11,000 करोड़ हैं। अभी तक उनको ये नहीं पता। लगता है कि वो या तो अखबारात तक नहीं पढ़ते या उनको कराची से कोई परवाह नहीं। ये इनको एहसास होना चाहिए कि ये एक जॉइंट पैकेज था, फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और दोनों ने मिलके कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना था। कुछ प्रोजेक्ट्स की डायरेक्ट जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट ने ली थी, उन प्रोजेक्ट्स के नाम मैं गिना सकता हूं, और बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिसकी जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट ने ली हुई है करने की। ये पैकेज 5 सितंबर को अनाउंस हुआ था। सूरत हाल 5 दिसंबर तक ये हुई थी कि सिंध गवर्नमेंट के पैकेजेस जो कि शॉर्ट टर्म और 1 ईयर पैकेजेस थे, उस पर कोई काम नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, रिहेबिलिटेशन ऑफ रोड्स, ठीक है, इसके ऊपर अभी तक ना डिजाइन कंसल्टेंट्स आए हैं, ना सड़कों के नाम अनाउंस हुए हैं, ना कोई शेड्यूल आया है। दूसरी चीज, इन्हें कहा मलिर एक्सप्रेस वे हम शुरू कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ 14 अगस्त पहले डेट दी, फिर इन्हें सितंबर की डेट दी, फिर अक्टूबर की डेट दी, वो इंप्लीमेंट नहीं हुई। फिर इन्हें कहा हम रेड लाइन शुरू कर रहे हैं, वो उसकी लॉन्च डेट वो उसका भी संगे बुनियाद नहीं रखा गया। इस पैकेज की खूबसूरती क्या थी जी? वफाक और सूबे के दरमियान कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं थी। जब बारिशों का सिलसिला हुआ और इमरजेंसी नाकिस की गई और एनडीएमए को डील करने के लिए कहा गया, तो उसके साथ साथ जब ये पैकेज आया तो एज अ गारंटर, एज अ न्यूट्रल पार्टी, यहाँ थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस किया गया कि जी थोड़ी बहुत तो कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, वो इंश्योर करने के लिए हमने पाक फौज इन्वॉल्व हो गई। और जब ये 3 माह के अंदर कुछ नहीं हुआ तो, और हम लोगों ने यहां से आवाज उठानी शुरू की, शहरियों ने आवाज उठानी शुरू की, तो उसके ऊपर ये कल की मीटिंग हुई। कल की मीटिंग और मैं समझता हूं इस मीटिंग की अहमियत इतनी ज्यादा है जी कि कल जितनी पेशरफ्त हुई है वो पिछले 3 माह में नहीं। कल वाली पेशरफ्त तो बिल्कुल जितनी पेशरफ्त एक दिन में हुई है वो पिछले 3 माह में नहीं हुई। कल की मीटिंग मैं तभी इसको डिस्कस कर रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन लोगों को मैं इसीलिए तो मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं इनको भी हाशमी साहब को भी, रेहान हाशमी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। हाशमी साहब, हम देखते हैं कि बहुत बड़ा एक टेन्योर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, जिसमें डिलीवरी हुई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हुकूमत की, हुकूमत से निकल गई, नाला हो गई, नाराज हो गई। ऐसी स्मेल आ रही है कि शायद पीटीआई की इस मौजूदा हिकमत अमली से आप लोग नाला हैं, आप खुश नहीं है जी जी राना साहब। देखें, हमारी डिमांड रही है, क्योंकि देखें एक बात जहन में रखिएगा कि कराची या अर्बन सिंध के हवाले से जब हम पॉइंट और कोई इश्यूज को रेस करते हैं तो उसके रेजोल्यूशन की भी बात करते हैं, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़ेर असर होने की वजह से जो हमारा यकीन है और कभी इम्कान भी यही है कि सूबाई हुकूमत ने उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया, चाहे वो 2013 का कानून लाकर करना हो जिसमें एक लंगड़ा लूला माजूर बल्दियाती निज़ाम हो, या फंड्स की बंदिश की वजह से, या प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। अच्छा, बात सारी आ गई आपके फंड्स की हवाले से ना, और इसी वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कहा कि थर्ड पार्टी को इंटरवीन करवाया जाए, और वो जो कि जिसके ऊपर तमाम लोगों के कंसेंसस हों, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के और एमक्यूएम पाकिस्तान के एज अ स्टेक होल्डर, या बल्दियात के फौज को आपने जो है वो तौर पे फौज कह लें आप या एनडीएमए कह लें जी, क्योंकि देखिए फौज तो डायरेक्टली नहीं करेगा ना, उसका एक इदारा जिसकी एक एक्सपर्टीज है, आम आदमी को समझाने वो करेगा। वो इदारा इसकी एक्सपर्टीज रखता है और वो इदारा उसको बेहतर अंदाज में करेगा जिसके ऊपर लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी। अच्छा, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जानी चाहिए थी, जबकि वाज़ेह रहे कि एनडीएमए ने पहले से इंटीमेट कर दिया था। अगर हम सिर्फ एक कोर इशू की बात करें जो कि स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स की डिसल्टिंग का मामला हो और वहां से इंक्रोचमेंट हटाने का मामला हो और बेहतर अंदाज में पानी की निकासी के मामले को बेहतर करने का मामला हो। अच्छा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रिजर्वेशन पहले भी रही, अभी भी हमारी बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, अभी भी हैं, और आप थोड़ा डिस्टेंस पे भी हैं। देखें, अब हम देखें, ये होता है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप या कोलिजन,
चले सियासी चले जो कल वाली इलाके मीटिंग के हवाले से मजीद भी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, मेरे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब भी मौजूद हैं। और पाकिस्तान की भर के अंदर जो मसला होता है तो उस मसले के हल के लिए हुकूमत बहुत देर में हरकत में आती है, जफर अब्बास पहले हरकत में आते हैं। कल एक तकरीब हुई, इमरान खान साहब ने खिताब फरमाया, उन्होंने कहा सिटीजन पोर्टल एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी ने करप्शन की, डीसी ने, किसी पुलिस वाले ने, एसपी ने, जस्ट मुझे बताएं, ट्रांसफर नहीं करेंगे, नौकरी से निकालेंगे। सिटीजन पोर्टल है क्या और वो कराची में इंप्लीमेंट क्यों नहीं होती? जरा पैकेज देखिए, फिर हम इस पर बात करते हैं। जबरदस्त किस्म की पोर्टल है, बेहतरीन किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके तहत बना हुआ है। लोग शिकायत करें, अपना शिकायत डिटेल्स के साथ बताएं, डॉक्यूमेंट के साथ बताएं, डिटेल्स दें अपनी, एनआईसी के तहत रजिस्टर्ड हों और उस मुताल्लिका डिपार्टमेंट की जो शिकायत है उससे मुतालिक सबूत दें। एक्शन हो रहा है, पंजाब में बहुत एक्शन हुआ है, सबसे ज़्यादा एक्शन केपी के अंदर हुआ है। 44% केपी के अंदर इसके रिजल्ट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, उन करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ। लेकिन इसका कोई असर, 0% असर कराची में है, सिंध में है। कोई रुसवाई, कोई आंसरेबल कराची के अंदर कोई है ही नहीं। जो पाकिस्तान को चलाने वाला शहर है उसके अंदर ये पोर्टल, इसकी शिकायत नहीं चलती। जफर क्या कहेंगे? मैं नकवी साहब से भी इसके ऊपर तफसील से बात करना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या कराची में नहीं चलेगी? कराची हम में शिकायत करें। सर, कराची वालों ने 4 एप्लीकेशनें देखी हैं, फूड पांडा, फूड पापा, उबर करीम। हमने इस एप्लीकेशन का कोई तस्करा नहीं सुना। सिटीजन पोर्टल वज़ीर आज़म की कुछ नहीं सुना। कौन सा सिटीजन पोर्टल? नहीं, मैंने इस पे बहुत शिकायत कराची के डिपार्टमेंट के हवाले से नहीं आता। किसके मोबाइल में है हमें बताएं। क्यों यहाँ के लोगों को अगर यकीन होता तो वो बेचारे 200-400 रुपए रोडों में रिश्वत दे रहे होते, वो वहीं खड़े होते। बल्कि अब तो कराची वालों के साथ ये हो रहा है कि अगर ट्रैफिक पुलिस वाला भी रोक रहा है ना, वो ये नहीं देख रहा कि आप किसी के बाप हो, किसी के ससुर हो, कोई आप किसी खानदान के बुजुर्ग हो, वो आपने अगर जरा सा कोई बात की तो वो आपकी वीडियो बना के डाल देते हैं। मतलब ये क्या बात हुई? आपका राइट तो था कि आप चालान करें, पैसे लें, छुट्टी करें, आप उस एक बुजुर्ग को मुजरिम बना के पेश कर रहे हो। पुलिस वाला जो है तो बात ही यहाँ तो सर, अगर कोई पोर्टल होता तो क्या ही बात थी सर। नहीं, पोर्टल तो है। कहाँ है सर पोर्टल? और केपी के अंदर जबरदस्त किस चीज का? सर आपके सामने चीनी डबल रेट पे बिक रही है, आटे का कोई रेट नहीं है, गोश्त किसी के कंट्रोल में नहीं है, ट्रांसपोर्ट माफिया किसी के कंट्रोल में नहीं है कराची में, दूध माफिया किसी के कंट्रोल में नहीं है। कौन सी माफिया किसके कंट्रोल में? आप अब तो देखें ना, कल तक जो मजलूम थे बेचारे शादी हॉल वाले, आज उनको भी पता है हमें कैसे चलाना है सारा। सर थोड़ा सा प्रोग्राम में दोबारा शामिल होंगे, मैं कोशिश करता हूं उनसे रब्ता करने की, उनसे पूछेंगे सिंध हुकूमत इस पोर्टल को क्यों वो रिस्पॉन्ड करने का मौका नहीं दे रही जैसे कि और सूबों के अंदर है। नकवी साहब, ये बहुत जबरदस्त चीज है। कल बहुत तफसील से इमरान खान साहब ने बताया, 2 साल के अंदर एक अच्छा प्रोडक्ट खड़ा हो गया है। आम आदमी जो सरकारी इदारा काम नहीं करे, जो ब्यूरोक्रेट पैसे लेने की कोशिश करे, ब्लैकमेल करे, आम शहरी उसको शिकायत दर्ज कराए और ले ले। केपी के अंदर, पंजाब के अंदर बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, हमारे पास क्यों नहीं, कराची में क्यों नहीं? ये देखिए पहली चीज ये है कि मेरे भाई जफर अब्बास साहब को थोड़ा बहुत आइन को पढ़ने की जरूरत है। पाकिस्तान जो है एक वफाक है, सूबे की जिम्मेदारियां अलहदा हैं, बल्दियात की जिम्मेदारियां अलहदा हैं और मरकज की अलहदा है। हर चीज का इल्जाम सिर्फ मरकज पे डालने से डाल तो सकते हैं, लेकिन वो मसले का हल नहीं। जो सूबाई मसाइल हैं वो सूबे की हुकूमत की तरफ जाते हैं, वफाक फॉलो अप करता है कि उसका जवाब दे दे। जितनी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होगी उतनी कंप्लेंट्स एडजस्ट हो जाती हैं। जहां तक फिजिकली पोर्टल की लोकेशन का ताल्लुक है, पोर्टल कहीं भी दुनिया में हो और लॉन्ग एज आपके शहर से, आपके सूबे से की शिकायत उस पर दर्ज हो सकती हैं, तो वो वैसे ही है जैसे शहर कराची के अंदर है जी। अच्छा, फर्क क्या आया है वो समझ लीजिए जी। आज से 4 दिन पहले पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट्स की रूल ऑफ सर्विस जो है वो तब्दील कर दी गई है। अब जो है इंक्वायरी 90 डेज के अंदर फैसला आना है। यानी अगर मैं किसी के खिलाफ, किसी लेट से सब इंस्पेक्टर के खिलाफ ये चार्ज लगाता हूं कि ये रिश्वत लेता है या ही इज लिविंग बियॉन्ड मींस, तो एक कमेटी बनेगी जो कि डिपार्टमेंट बनाएगा और या कोई अथॉरिटी बनाएगी और उस कमेटी को 90 दिन के अंदर अंदर उसका एक हतमी फैसला देना है। वो पोर्टल से उसका ताल्लुक नहीं है? नहीं, पोर्टल से ताल्लुक है, शिकायत तो पोर्टल पे आई है। अच्छा ठीक है। वो चाहेगी 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला देना है। अच्छा ठीक है। उस 90 दिन में 2 फैसले होंगे। अगर वो आदमी गिल्टी होगा तो उसके साथ कोई प्ली बार्गेन नहीं होगी कि तुम पैसे वापस कर दो, फारिग। उसके बाद उसको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। ये रूल्स में चेंज, तब्दीली लाई गई है।
और ये पूरे पाकिस्तान में हर जगह है। पोर्टल जो है वो नैब से ज्यादा खतरनाक है। पोर्टल जो है वो रिश्वत लेते हैं उनके लिए नैब से ज्यादा खतरनाक है। इससे कि बाजी में भी हमने क्या किया था, केपी के अंदर भी हम लोगों को ये नहीं है कि शिकायत आती थी, इससे कि यहाँ तो मैं कल चार्ज लगा दूं फैसल साहब रिश्वत लेते हैं, लेकिन फैसल साहब रिश्वत, एक आदमी की शिकायत पे कोई सजा दूंगा। अगर 15 दफा किसी पुलिस वाले का नाम आता था शिकायत के अंदर, तो फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती थी। बहुत जबरदस्त चीज है, लेकिन लोगों की ख्वाहिश है कि सिंध के लोग भी इसके ऊपर करें और वफाक और सिंध के साथ मिलकर जो आपने बात की वो इस पर अमल दरामद करें। नकवी साहब, एक बहुत बड़ा मसला है, जफर साहब से पहले पॉइंट लेता हूं फिर आपकी तरफ आता हूं। कोविड-19 हमारे लोग नहीं मानने को तैयार, अमवात ज्यादा हो रही है। कराची में सबसे ज्यादा रेशो है, 22% कराची में पॉजिटिव है, दूसरे नंबर के ऊपर हैदराबाद है। सिंध के दोनों बड़े शहर जो हैं वो उसके अंदर कोविड बड़ी तेजी से फैल रहा है, लोग क्यों नहीं मान रहे? देखिए सर, लोग मास्क के पीछे बहुत परेशान हैं। लोगों के पास पैसा नहीं है खाने को। लोगों के जो पिछले कोविड में 6 महीने बंद हुआ था, उसके बाद लोग सड़कों पे आ गए। मिडिल क्लास की तो कमर टूट चुकी है, लोअर मिडिल क्लास सड़क पे आ चुकी है। लोगों का आप टेस्ट तो कीजिए, लोगों के पास नहीं है 3000 रुपए टेस्ट कराने के। आप टेस्ट कीजिए एक दफा, आपको मालूम हो जाएगा। पंजाब में भी तो ये हाल है सर, जितनी तबाही सिंध में, सर केपी में, लाहौर, क्या लाहौर 70% स्लम एरियाज में मुहित है? कराची है 70% स्लम एरियाज में मुहित। बाप को कोरोना है, लेकिन मैंने पहले बताया आपको, ठेले पे केले बेच रहा है, वो उसी हालत में घर जा रहा है, बाहर माशरे में लोगों को कोरोना लगा रहा है, घर में बच्चों को कोरोना लगा रहा है। जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा वो मर जाएगा, लोग दफना देंगे। अच्छा, अब तो इतनी ज्यादा मौतें सामने आ रही हैं कि जनाजों में भी कोई कोविड की चीज फॉलो नहीं की जा रही। लोग जनरली जनाजा पढ़ रहे हैं, कंधा दे रहे हैं। सब सैयद तजम्मुल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बेहतरीन एनालिसिस जो है इस वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं। तजम्मुल साहब, इस वक्त सिनेरियो आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान किस सिमत में आगे जा रहा है? डेटा आपका, आपके एनालिसिस क्या कह रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने अपने शो पे इनवाइट किया। जी जी। देखिए, अभी तो फैसल हम पीक की तरफ जा रहे हैं। पीक की तरफ जा रहे हैं। अभी तो हमारे केसेस और डेथ्स बढ़ रही हैं, और ये बड़ी तशवीशनाक बात है, क्योंकि जिस स्पीड से हम आगे जा रहे हैं ये हमारे एनालिसिस के हिसाब से काफी तेज आगे जा रहे हैं। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं? हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी, फेडरल गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट की, केपी की, बलूचिस्तान की, आप देख रहे हैं कि पंजाब की ये स्ट्रेटेजी ठीक है? हम उस पीक पर कंट्रोल हो जाएंगे, कर लेंगे, या हम खतरे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? देखिए जी, जो ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन है वर्सेस जो स्ट्रेटेजी है, दोनों में फर्क नजर आता है। एनसीओसी में जो फैसले होते हैं, जिसके अंदर हम लोग डेटा के हिसाब से जो हम एडवाइस करते हैं, उसके हिसाब से एनसीओसी तो बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देता है। उसे प्रोविंसेस किस हद तक फॉलो कर पाते हैं, दैट्स अ सेपरेट डिबेट। लेकिन आप जो डेटा देते हैं उसके ऊपर अमल दरामद डाउटफुल है। चंद सेकंड बाकी रह गए। फिरदौस शमी नकवी साहब, हम खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको तजम्मुल साहब ने बताया, हम किस तरह इस पे कंट्रोल करें? ये देखिए, बात सारी ये है कि सबसे पहले आगाही है, आगे, और मैं समझता हूं कि और लोगों को अपनी जात को खुद प्रोटेक्ट करने का जब तक उनसे वाज़ेह तौर पे सामने नहीं आएगा, जिसका पहला सिलसिला जो है वो मास्क पहनना है। अगर लोग ये बेसिक चीज भी नहीं पूरा करने को तैयार हैं तो वो खुदकुशी करने के मुतारिफ होगा। मैं समझता हूँ ये अब मास्क की अवेलेबिलिटी इतनी कॉमन हो चुकी है कि लाजमी तौर पर मास्क लाजमी। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमी नकवी साहब, बहुत हाशमी साहब, जुबैर मोतीवाला साहब, निसार खोड़ो साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया जफर अब्बास साहब। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत अहम सिनेरियो है, कोविड बहुत तेज़ी से पीक पर है, जिस तरह से आपको डॉक्टर्स भी मशवरे दे रहे हैं, हुकूमत भी कह रही है, तमाम सियासी जमातें कह रही हैं। सबसे पहले सबसे एहतियात वाला मामला, मास्क पहने, मास्क पहने, अपने आप को, अपनी फैमिली को इससे बचाएं। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।